हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है और केस का नाम है अहमदनगर महानगर पालिका और वर्सेस अहमदनगर महानगर पालिका कामगार यूनियन। इस केस के फैक्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे इसमें पैरा 2 में जजमेंट के, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ इसमें बेसिकली क्या था। बेसिकली इसमें था एक इंडस्ट्रियल कोर्ट ने डायरेक्ट की इंडस्ट्रियल कोर्ट ने डायरेक्ट किया था अहमदनगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अहमदनगर महानगर पालिका को कि जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके ईयर्स को अपॉइंट किया जाए ऑन देयर सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट। ये इंडस्ट्रियल कोर्ट ने डायरेक्ट किया था अहमदनगर पालिका को कि जब ये इन एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट हो जाए तो उस टाइम पर इनके ईयर्स को अपॉइंट कर लिया जाना चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन था, ये जो बेस था, ये था एक अवार्ड के बेसिस पर। ये अवार्ड दिया गया, ये सेटलमेंट अवार्ड के बेसिस पर था और ये सेटलमेंट अवार्ड जो था ये था एम्प्लॉयज़ यूनियन एंड महानगर पालिका के बीच में। जिसमें कि एम्प्लॉयज़ यूनियन की ये डिमांड थी कि जो एम्प्लॉयज़ के लीगल ईयर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑन देयर सेम जॉब ऑन देयर रिटायरमेंट। तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये जो उन्होंने ये डिमांड करी थी, ये रिट पिटीशन उन्होंने डिसमिस कर दी थी गुजरात हाई कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने वापस से ये केस आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस में ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपके साथ में अब डिस्कस करने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम ऐसा अपॉइंटमेंट रखते हैं तो दिस अपॉइंटमेंट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 एंड इट विल ऑल्सो बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। इसमें हम देख लेते हैं, ये पैराग्राफ 8 में आपको मिल जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है। मैं थोड़ा पढ़ के बताती हूँ आपसे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इवन अदरवाइज सच एन अपॉइंटमेंट टू द ईयर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन द रिटायरमेंट एंड और सुपर एनुएशन शैल बी कॉन्ट्ररी टू द ऑब्जेक्ट एंड पर्पज़ ऑफ अपॉइंटमेंट on compassionate grounds and is hit by Article 14 of the Constitution of India. As observed and held by this court in a Catanov decision, compassionate appointment shall always be treated as an exception to the normal method of recruitment. The appointment on compassionate ground is provided upon the death of an employee in harness without any kind of security whatsoever. Compassionate grounds के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। Compassionate grounds क्या होते हैं? We will be discussing this. But let me first complete this. The appointment on compassionate ground is not automatic. ये compassionate ground पर जो appointment होगा वो automatic नहीं होगा and shall be subject to the strict scrutiny of various parameters including the financial position of the family, the economic dependence of the family upon the deceased employee and the avocation of the other members of the family. No one can claim to have a vested right for appointment on compassionate grounds. No vested rights. Therefore, an appointment on compassionate grounds cannot be extended to the years of the employees on their superannuation and or retirement. If such an appointment is permitted, in that case,
Outsiders shall never get an appointment, and only the heirs of the employees on their superannuation and or retirement shall get an appointment, and those who are the outsiders shall never get an opportunity to get an appointment through, though they may be more meritorious and or well educated and or more qualified. Therefore, the submission on behalf of the respondent that the appointment is not on compassionate grounds but the same be called as Varasakka cannot be accepted. Even if the same be called as Varasakka, the same is not supported by any scheme, and even the same also can be said to be violative of Article 14 as well as Article 15 of the Constitution of India. तो इन्होंने कहा है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट अपॉइंटमेंट टू द ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन देयर रिटायरमेंट or superannuation is violative of Article 14 and 15 of the Constitution of India. Now, उनका कहने का मतलब ये, सबसे पहले तो कंपैशनेट ग्राउंड्स हम समझ लेते हैं. कंपैशनेट ग्राउंड्स के लिए इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अगर कंपैशनेट ग्राउंड्स पर इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है तो कंपैशनेट ग्राउंड्स वो हैं वेयर देयर द पार्टी यानी कि फैमिली इज़ नीडी. मतलब जो एम्प्लॉय था, सोल अर्निंग मेंबर था और उनका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करे कि फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बहुत मतलब क्रीमी लेयर में आ रहे हैं वो या नहीं आ रहे हैं, वेदर दे आर फ्रॉम बैकवर्ड कैटेगरी और नॉट, और वेदर दे आर फाइनेंशियली वेरी वेल और नॉट. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे पैरामीटर्स जो है ना, दीज पैरामीटर्स कि हाँ फैमिली को वाकई में ये ज़रूरत है कि मतलब कितना उनका कितना वेजेस से उनका काम चलता था, कितने से नहीं चलता था, और उनके कितने ईयर्स हैं, कितने उनकी फैमिली में मेंबर हैं जो कि अर्न करने लायक हैं या नहीं हैं, मतलब अर्निंग मेंबर्स वगैरह. ये सब चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें कंपैशनेट ग्राउंड्स में काउंट हो जाती हैं कि सिर्फ स्क्रूटनी हो करके. और कंपैशनेट ग्राउंड्स भी तभी होंगे जब ये स्क्रूटनी हो जाएगी. फैमिली की स्क्रूटनी मतलब ये जांच पड़ताल हो जाएगी फैमिली के रिगार्ड में, ये पैरामीटर्स अगर अप्रूव हो जाएंगे, ओनली देन कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ये अपॉइंटमेंट मिल सकता है. लेकिन ये कंपैशनेट ग्राउंड्स ऑटोमेटिक नहीं है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है. दीज कंपैशनेट ग्राउंड्स इज़ नॉट ऑटोमेटिक एंड शैल बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फैमिली. दिस फाइनेंशियल पोजीशन, दे आर राइटिंग फाइनेंशियल पोजीशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन चेक होना ज़रूरी है. तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ द फैमिली, की फैमिली किसी और के ऊपर अपने आर्थिक सुविधा के लिए किसी के ऊपर डिपेंड है या नहीं है, या वो उसमें उसके एम्प्लॉय के अलावा कोई और मेंबर भी अर्न करने वाला था या नहीं था, या लायक था या नहीं था. अब इन्होंने कहा है कि बेसिकली अगर हम ऐसा अपॉइंटमेंट अलाउ भी कर भी देते हैं तो ये अपॉइंटमेंट जो है ये वायलेटिव होगा आर्टिकल 14 एंड 15 का. अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है आर्टिकल 14 एंड 15 का ये वायलेटिव होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा? बेसिकली क्या है, अगर हम ईयर्स को ही अपॉइंट कर लेंगे तो जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स विल बी लेफ्ट आउट. ये लेफ़्ट आउट कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ये एक कस्टम बन जाएगा इनको ईयर्स को अपॉइंट करने के लिए, और जब यही एम्प्लॉय होते, इनका ही अपॉइंटमेंट होता रहेगा एम्प्लॉयज़ की जगह पर, तो इनको तो चांस ही नहीं मिलेगा. देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी लेफ्ट फॉर देम. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड. तो इनके लिए, तो आउटसाइडर्स के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी बचेगी ही नहीं, चाहे ये कितने भी मेरिट वाले क्यों ना हों और कितनी भी इनको नॉलेज क्यों ना हो, या एग्ज़ाम दे कर के आ रहे हैं, या कैसे भी क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब कुछ भी है, तो इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी. तो ये अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो दिस विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 इन द जॉब मैटर्स. तो जॉब मैटर्स में आगे वायलेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो है ये प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कंसिडर किया जाएगा. ऑनरेबल जस्टिस MV नागरत्ना एंड जजमेंट जो ये पास करी है, ये जजमेंट पास ऑनरेबल जस्टिस MR शाह एंड BV नागरत्ना ने करी है. तो उन्होंने ये बहुत अच्छा उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है, बहुत अच्छा उन्होंने ये जजमेंट पास किया है कि अगर ये ऐसा होता है तो ये सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जजमेंट. क्योंकि
आर्टिकल 14 के हिसाब से हर एक इंसान के पास में ये राइट है, और 15 भी ये राइट देता है कि कोई भी बंदा जॉब से लेफ़्ट आउट नहीं रहना चाहिए। एवरीवन शुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी, जो कोई मेरिटोरियस है या वो भी है। और अगर हम ये इसके बेसिस पर, कंपैशनेट ग्राउंड के बेसिस पर अगर हम उसको अपॉइंटमेंट दे भी देते हैं तो उन्होंने बोला है ये कहा जाएगा वारिस हक का, विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। क्योंकि वारिस हक क्या है? वारिस हक बेसिकली ये है कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट पूरा हो गया, रिटायरमेंट हो गया उसका, रिटायरमेंट के बाद में फैमिली को कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसका जो ईयर होगा वो डायरेक्ट इसकी जगह पर इसकी जगह पर अपॉइंट हो जाएगा। रिटायरमेंट इसका रिटायरमेंट हुआ तो ये अब इसके प्लेस पर आ गया, ईयर इसके प्लेस पर आ गया, तो ये वारिस हक का बन जाएगा। कि वारिस हक का मतलब वारिस का हक है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर ये वारिस हक बन जाएगा, तो फिर आउटसाइडर्स तो चले गए, उनको तो छोड़ ही दिया, त्याग दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिक कहना यही है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया कंपैशनेट ग्राउंड पर भी, अगर हमने किसी को अपॉइंटमेंट दिया किसी एम्प्लॉय के ईयर को, तो वो सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15। इफ़ वी गिव सच एन अपॉइंटमेंट, देन मेरिटोरियस और वेल एजुकेटेड आउटसाइडर्स जो हैं वो लेफ़्ट आउट हो जाएंगे। तो दिस सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड द अपॉइंटमेंट इज़ नॉट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स बट द सेम बी कॉल्ड एज वारिस हक का। तो ये जो है जजमेंट था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पास किया है, और ऐसा कोई और अच्छे जजमेंट्स आते रहेंगे तो डेफिनेटली आई विल बी डिस्कसिंग दैट विद यू एंड शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।